हेलो। और इस वीडियो में आगे स्टार्ट करते हैं कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, इनको स्टार्ट करते हैं, इनको देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, सुनो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के बारे में। देखो, सिंपल सी थ्योरी है इनकी। अगर मैं आपको एक देखो दो डायग्राम बताता हूँ। मेरा ये फिंगर है, मैंने इस फिंगर को बोर्ड पे ऐसे किया। ठीक है, अब मेरे पास ये मार्कर है, मैंने जैसे फिंगर को किया था वैसे ही इस मार्कर को किया। ठीक, दोनों में क्या नज़र आया, जब मैंने फिंगर को ऐसे स्लाइड किया तो यहाँ पे कुछ भी मार्क नहीं हुआ। ठीक है, और जब मैंने मार्कर को यहाँ पे ऐसे किया तो यहाँ पे कुछ ऐसे लाइन है वो मार्क हो गई। ठीक है, देखो अब दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो एक चीज़ सुनो, जब अब मैं दोनों का साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ। ठीक है, कि पहली कंडीशन के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ। हाँ ठीक है, पहली कंडीशन के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ, जब मैंने ऐसे उंगली को इसके ऊपर, फिंगर को इसके ऊपर ऐसे लगाया तो इनके बीच में कुछ लिखा क्यों नहीं गया। देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो दो चीज़ें, ये मार्कर है, ये मार्कर जब बोर्ड पे ऐसे चलेगा तो होगा क्या, होगा ये जो मार्कर की इंक है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ कार्बन के मॉलिक्यूल्स है। वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से तो हटेंगे और बोर्ड के ऊपर चिपक जाएंगे। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल यहाँ से हट के यहाँ चिपक गया। ये जो बोर्ड का ये वाइट है, ये प्लाईवुड है, और इसको कोई और नाम दे दो, वैसे तो ये भी कार्बन है बट इसको मान लो कि ये सिलिकॉन का बोर्ड है। ठीक है, ये लोहे का बोर्ड है, मान लो ये लोहा है ये। ठीक है, तो ये Fe है, इस Fe ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और FeC ये जो बन गया। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे हो गया। अब जब मैंने अपनी फिंगर को इसके ऊपर ऐसे रब किया तो मेरी जो फिंगर थी उसके मॉलिक्यूल्स ने इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया। मेरे फिंगर के मॉलिक्यूल आपस में मजबूत है अलग, इस बोर्ड के मॉलिक्यूल आपस में मजबूत है। ठीक है ना, तो बोर्ड मैंने ऐसे फिंगर को किया तो इतना बोर्ड हटके मेरे हाथ पे लग गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और ना मेरी फिंगर है वो आधी घिस के यहाँ बोर्ड पे आ गई, ऐसा भी नहीं हुआ। बट इस कंडीशन में हो रहा है, इस कंडीशन में ऐसे जब मैं करता हूँ तो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से हट के यहाँ आ जाते हैं। ठीक, अब सुनो, ये जो बोर्ड है उसका कोई एक मॉलिक्यूल है, ये वाला, अब इससे लिखूंगा तो हाँ ये बोर्ड का मॉलिक्यूल है, और दूसरा ये भी कोई बोर्ड का मॉलिक्यूल है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, बोर्ड के दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, लगने वाले फोर्स को कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ऐसे ही मार्कर का ये एक टिप है और ये मार्कर का दूसरा टिप है। ये मार्कर की पहली स्याही है, ये मार्कर की दूसरी स्याही। इन दोनों के बीच में भी लगने वाला फोर्स कौन सा है, कोहेसिव। यानी दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो सेम टाइप की चीज़ों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, बट मार्कर के और इंक के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ध्यान रखना भी, बस ये इतना फर्क है। कोहेसिव, मार्कर का मार्कर के साथ, बोर्ड का बोर्ड के साथ, इंक का इंक के साथ जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और मार्कर का इंक के साथ, बोर्ड का इंक के साथ जो रिश्ता है, जो बॉन्ड है, जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन है, उसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। अब दो केस है, किसी केस में तो कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रेटर अमाउंट होता है किससे, एडहेसिव फोर्स से। मतलब ये होते हैं 50 न्यूटन, ये होते हैं 5 न्यूटन। और दूसरे केस के अंदर एडहेसिव फोर्स है, ठीक है मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, ठीक है अभी समझ जाना, ADHESIVE। ठीक है, एडहेसिव फोर्स ये बड़ा होता है किससे, कोहेसिव से। ठीक है, दो कंडीशन है वो बन सकती है। अब ये कंडीशन देखो, पहली कंडीशन, ये वाली कंडीशन देखो, इस कंडीशन के अंदर मैं अगर बताऊं आपको, इस कंडीशन के अंदर तो देखो कोहेसिव फोर्स है वो दो बॉडीज़ के बीच में लगने वाले फोर्स है, और एडहेसिव फोर्स है वो अलग अलग बॉडीज़ के बीच में लगने वाले फोर्स है। अब देखो बॉडी के आपस में फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा है,
अगर बॉडी के आपस में काफ़ी ज़्यादा फोर्सेज है तो मैं मेरी फिंगर को जब इससे टच करूँगा तो मेरी फिंगर के आपस में ज़्यादा फोर्सेज है, इस बोर्ड के आपस में अपने ज़्यादा फोर्सेज है, बट दोनों के बीच में कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। तो जब मैंने फिंगर को यहाँ पे रब किया और मेरी फिंगर ने नहीं यहाँ पे कोई अट्रैक्शन दिखाया, कुछ नहीं लिखा गया, वो किसका एग्जाम्पल था? वो एग्जाम्पल था व्हेन कोहेसिव फोर्सेज आर ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेज। कर लोगे? वो पहला जो एग्जाम्पल था वो किस चीज़ का था? वो था कोहेसिव फोर्स जब बड़ा हो किससे? एडहेसिव फोर्स से, है ना? ठीक है। दूसरी कंडीशन मैं आपको बताऊं, दूसरी कंडीशन में मैंने ये जो मार्कर की इंक थी इसको यहाँ पे रब किया तो इंक है वो आपस में बढ़ के और आपस में से जाके और यहाँ बोर्ड पे जाके लग गई। ये केस कौन सा था? एडहेसिव फोर्स बड़ा है कोहेसिव से। क्यों? इंक है वो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहती थी, वो अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में इसके फोर्स है वो काफ़ी वीक थे, बट स्ट्रॉन्ग किसके साथ थे? बोर्ड के। तो वो यहाँ से तो हट गई क्योंकि इनके आपस में फोर्स कमज़ोर है और वो किससे जाकर चिपक गई? बोर्ड से चिपक गई, यानी उसके बोर्ड के साथ फोर्सेस काफ़ी अच्छे हैं और उसने बोर्ड पे कुछ लिख दिया। तो वो केस कौन सा होता है? वो केस होता है एडहेसिव फोर्स बड़ा हो किससे? कोहेसिव फोर्स। कर लोगे? तो ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है जब कोहेसिव फोर्स बड़े होते हैं और बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है जब एडहेसिव फोर्स बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, देखो अगर आप देखो कोई कांच है आपके पास, कोई ग्लास का शीशा है आपके पास, इस शीशे के ऊपर अगर आप पानी फेंक के मारोगे ना ज़ोर से, इसको धो दोगे तो पानी यहाँ पे जगह जगह पे इससे चिपक जाएगा। ठीक है, क्यों चिपक जाएगा? क्योंकि शीशे के और पानी के बीच में एडहेसिव फोर्सेस काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप एक बाल्टी मरकरी लो, Hg लो, और उस मरकरी को आप शीशे के ऊपर ऐसे फेंक के मारो तो सारा मरकरी है वो ऐसे इस पे जाएगा, इस पे टकराएगा और ये सारा एक साथ ऐसे ज़मीन पे गिर जाएगा। ठीक है, एक कपड़े की तरह। तो इसका मीन ये हुआ कि आपका जो मरकरी है और जो आपका कांच है उसके बीच में कौन से फोर्स ज़्यादा है? उनके बीच में तो कोहेसिव, उन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। और जो पहले वाला एग्जाम्पल बताया था जिसके अंदर ग्लास की बात चल रही थी, वो किसका एग्जाम्पल है? एडहेसिव का। ठीक है, आप ब्लैक बोर्ड पे स्याही से लिख सकते हो बट आप ब्लैक बोर्ड पे फिंगर से नहीं लिख सकते। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? देखो बोर्ड पर हम लिख रहे हैं वो एग्जाम्पल है एडहेसिव बड़े होने का, और फिंगर से लिख रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है? कोहेसिव बड़े होने का। और भी बहुत एग्जाम्पल है, जैसे वाटर के अंदर अगर आप ऑयल को मिक्स करोगे तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे क्योंकि ऑयल के आपस में फोर्सेस का कोहेसिव काफ़ी ज़्यादा है और वाटर के आपस में काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर आप ऑयल को पेट्रोलियम जेली के अंदर मिक्स करोगे तो उससे क्या होगा? उससे काफ़ी मैं अगर बताऊँ उससे आपको दोनों में अच्छी मिक्सिंग हो जाएगी, है ना? तो उससे दोनों में अच्छी मिक्सिंग क्यों हो जाएगी? क्योंकि पेट्रोलियम जेली और ऑयल के बीच में काफ़ी अच्छे फोर्सेज है। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है। ठीक है, तो अब आपको आई होप समझ में आया होगा कि कोहेसिव फोर्स कौन से होते हैं, एडहेसिव फोर्स कौन से होते हैं, और इसके अलावा आपको समझ में आया होगा कि कोहेसिव फोर्स जब बड़े होते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है, एडहेसिव फोर्स जब बड़े होते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है, और आपको कुछ एग्जाम्पल भी मैंने इसके बताए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद करते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद करते हैं आगे। कैपिलरिटी। मैं थोड़ा बहुत कैपिलरिटी के बारे में बता देता हूँ आपको। और सुनो, बात करते हैं कैपिलरिटी की। सुनो, कैपिलरिटी के पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ और उसके बाद में आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना? चलो कैपिलरिटी बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ सरफेस टेंशन को कौन कौन चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो ये आप देखो पहले। ठीक है, सॉरी मैंने टॉपिक चेंज किया, बट ये देखो पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन।
ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कैपिलरिटी हम और कर लेंगे। सरफेस सुनो, देखो सरफेस टेंशन को 2-3 चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले तो सोल्यूट, दूसरा पोल्यूट, तीसरा सॉल्वेंट, चौथा डिटर्जेंट, और इनके अंदर एक 5वां और टेम्परेचर। ठीक है, सुनो सबसे पहले सोल्यूट पे कैसे डिपेंड करता है। देखो सोल्यूट का मतलब हुआ कि आपने कोई वाटर है, ठीक है, उस वाटर के अंदर आपने किसी सोल्यूट को डाला। सोल्यूट का मीन है आपने उसके अंदर किसी सॉलिड मटेरियल को डाला, ठीक है, जैसे नमक हो गया, रेत हो गई, चीनी हो गई। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि इससे सरफेस टेंशन बढ़ेगा या घटेगा। तो दोनों बात है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्यों? सोल्यूट 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है वेल सोल्यूबल और दूसरा होता है बैडली सोल्यूबल। ठीक है, सुनो, आप पानी लो, आपने पानी के अंदर नमक डाल दिया, वो नमक पानी के अंदर अच्छी तरीके से घुल जाएगा। तो नमक है उसकी अगर वो पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाएगा तो हम उनमें अंतर नहीं कर सकेंगे और वो दोबारा से एक अच्छा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उस कंडीशन में उसका सरफेस टेंशन है वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, देखो ये हमेशा याद रखो, अगर किसी चीज़ की लिक्विड नेचर बढ़ती है, ठीक है, तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन नेचर ही लिक्विड का है। और अगर किसी चीज़ की लिक्विड नेचर में डाउनफॉल आता है तो वो चीज़ तो जो आपका सरफेस टेंशन है वो घटेगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर किसी लिक्विड है, उसकी लिक्विड प्रॉपर्टी को आप अगर बढ़ावा दे रहे हो, उसमें और ज़्यादा लिक्विड मिला रहे हो और ज़्यादा पानी मिला रहे हो, तो डेफिनेटली सरफेस टेंशन बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आप उसकी लिक्विडिटी को कम कर रहे हो, उसे गंदा कर रहे हो, उसके अंदर आप सॉलिड डाल रहे हो और ऐसे सॉलिड डाल रहे हो जो उससे ढंग से ना उसमें मिक्स हो सके, तो ऐसी कंडीशन में जो सरफेस टेंशन है वो गिर जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा बस ये इतना, ये गोल्डन रूल याद रखो, आप सब कुछ कर दोगे। सुनो, सबसे पहले सोल्यूट की बात करते हैं। अगर सोल्यूट की बात करते हैं तो सोल्यूट है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो वेल सोल्यूबल और एक बैडली सोल्यूबल। अगर वो अच्छे तरीके से घुल जाएगा तो वो उसकी नेचर को बढ़ाएगा, लिक्विडिटी को। ठीक है, क्योंकि अब जो लिक्विड है वो उसमें और ज़्यादा हम सॉल्वेंट डाल सकते हैं और ज़्यादा उसमें लिक्विड मिला सकते हैं। तो अगर वेल सोल्यूबल है सोल्यूट तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ेगा। और अगर आप उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल देते हो, जैसे पानी के अंदर रेत डाल दी, अब वो ना ढंग से उसमें घुल रही है, ना कुछ हो रहा है, तो आपने लिक्विड की लिक्विडिटी को क्या किया है? कमज़ोर किया है। उसके अंदर रेत डाल के उसको थोड़ा सा सॉलिड बना दिया है, तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन है वो क्या होगा? कम होगा। दूसरा है पोल्यूट। तो देखो पोल्यूट जितने भी होते हैं, जैसे कीचड़ हो गया, गंदगी हो गया, रेत हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारे खराब सॉलिड होते हैं। ये ढंग से देखो, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में ढंग से नहीं घुल सकती, उसी को हम पोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, पोल्यूशन का मतलब यही है। पोल्यूट का मीन होता है किसी इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ का आ जाना जो उसके साथ ढंग से नहीं एडजस्ट हो रही। ठीक है, उसको बोलते हैं पोल्यूट। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ, अगर किसी लिक्विड के अंदर अगर आप पोल्यूट डालते हो तो डेफिनेटली फिर उसकी लिक्विडिटी ख़राब होगी और सरफेस टेंशन घटेगा। तीसरा है सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट तो खुद ही लिक्विड होता है और लिक्विड के अंदर अगर लिक्विड मिलाओगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, सरफेस टेंशन बढ़ेगा। चौथा है डिटर्जेंट। भाई ये ध्यान रखना, गोल्डन रूल है, याद रखना। ठीक है, डिटर्जेंट है वो सरफेस टेंशन को कम करता है, गिराता है। ठीक है, ये इनकी एक स्पेसिफिक नेचर है, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आपको इनका एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप आराम से केमिस्ट्री के अंदर जो सोप है उसको पढ़ो। उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो वो होता है जिसको बोलते हैं वाटर, क्या होता है यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अब। एक तो वाटर को एक तो वाटर फाइल होता है शायद, ठीक है, एक्वा फाइल बोलते हैं, मतलब वाटर से प्यार करने वाला, वाटर को चाहने वाला। और एक होता है वाटर के अपोजिट, जो वाटर के अंदर नहीं घुल पाता, वो मेल के अंदर घुलता है। 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो हाइड्रोफाइल और एक उसको बोलते हैं कौन सा, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, एक वाटर में अच्छी तरीके से घुलता है, एक मेल में अच्छे तरीके से घुलता है। ठीक है, और फिर वो चेन है वो बीच में से टूट जाती है
तो मेल है वो अलग निकल आता है और सरफेस टेंशन को घटा देता है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, बाकी फिजिक्स के अंदर नहीं। फिजिक्स के अंदर डायरेक्टली लिख सकते हो डिटरजेंट की नेचर ऐसी है सरफेस टेंशन को घटाने की। पांचवा टेम्परेचर। अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लिक्विड का, तो वो धीरे धीरे वेपर बन रहा है। अगर वेपर बन रहा है तो उसकी लिक्विडिटी कमज़ोर हो रही है, वो ढंग से लिक्विड नहीं रह रहा, उसकी सरफेस भी ढंग से नहीं बन रही, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली सरफेस टेंशन गिरेगा। तो बस आपको ये 5 चीज़ें याद रखनी है, ये जो फैक्टर है ये सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं और किस हिसाब से अफेक्ट करते हैं। कर लोगे ना इतना, कर लेना भी इतना, ठीक है, इतना ही करवाएंगे।